सब लोगों का स्वागत है। आइए इस प्लेटफॉर्म पे। हम मेरा तो नाम जानते हैं आप लोग, सीके करण। मुखर्जी नगर में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा रहा हूँ। और जो लोग मुखर्जी नगर में आए होंगे कहीं ना कहीं मेरी क्लास ज्योग्राफी की आईएएस या पीसीएस में, यूजीसी नेट में देखे होंगे आप लोग। तो चलिए, बहुत सारे अच्छे संस्थान से जुड़ने का मतलब होता है कि एक्सपीरियंस टीचर होते हैं। चलिए आइए, देखिए मैं आप लोगों को बता दूं कि 5,000 से ज़्यादा क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूंगा इस सीरीज में। और उस सीरीज में सारे क्वेश्चंस होंगे। ऐसे समझिए कि अगर आप यूजीसी नेट देख रहे हैं तो आपको हर सेक्शंस के क्वेश्चंस को बनाने चाहिए। इसलिए हर सेक्शंस के क्वेश्चंस को मैं लाया हूँ। हो सकता है कि किसी में नदी का क्वेश्चंस ज़्यादा हो सकता है किसी में इंडिया का क्वेश्चंस ज़्यादा हो सकता है किसी में फिजिकल ज्योग्राफी का क्वेश्चन ज़्यादा हो। लेकिन आपको करने हैं तो प्रैक्टिस करते रहिए। यूजीसी नेट के लिए बहुत ज़रूरी है प्रैक्टिस का होना। तो सबसे पहले आइए, 5,000 का ये जो क्वेश्चंस है रात के 9 बजे आया करेगा और सिस्टमेटिक रहेगा। इसे जुड़े रहिए, हमेशा करते रहिए। और इसकी प्लेलिस्ट भी मैं आप लोगों को दे दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए क्वेश्चंस क्या है। क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन देखिए, द रिवर यमुना ओरिजिनेट्स फ्रॉम। यमुना नदी जानते हैं ना इसके बारे में, क्या है? यमुना नदी, देखिए यमुना नदी का उद्गम पूछा गया है। रिसोर्स, जो मेजर रिवर है ना उसका रिसोर्स आपको जानना पड़ेगा। तो ये तो आप जानते हैं, इसका जवाब क्या हुआ? बंदर पूछ हुआ। लेकिन बंदर पूछ में याद रखिएगा ये जगह है। इसको हम क्या कहेंगे? दिस इज द प्लेस। ये जगह है। ग्लेशियर का नाम याद रखिएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि ग्लेशियर क्या होता है, ग्लेशियर तो बर्फ का जो सिल्ला होता है ना उसी को कहते हैं। तो ग्लेशियर जो है वहां पे उसको हम यमुनोत्री कहते हैं। क्या कहेंगे इसको? यमुनोत्री। ठीक है, जगह का नाम है बंदरपूंछ। जगह का नाम क्या हो गया? बंदरपूंछ हो गया। समझ गए? बंदरपूंछ से निकलती है। दूसरा, यमुना के बारे में कोई क्वेश्चंस अगर पूछा जाए तो देखिए क्या क्या क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। सबसे पहले, इंडिया की सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है, ये तो आप जानते हैं। दूसरी सबसे लंबी नदी है। पहला क्वेश्चंस तो समझिए। दूसरी लंबी, पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है तो इसको हम क्या कहते हैं? ब्लैक केनाल के नाम से जाना जाता है। क्यों कहते हैं ब्लैक केनाल? क्योंकि इसमें पॉल्यूशन की मात्रा बहुत ज्यादा है, इसलिए इसको ब्लैक केनाल के नाम से भी हम जानते हैं। तीसरा क्वेश्चन, इससे हम ग्रीन सूप भी कहते हैं। ग्रीन सूप क्यों कहते हैं भाई ग्रीन सूप? इसलिए कि इसमें यूट्रोफिकेशन बहुत ज्यादा है। जिस नदी में या तालाब में बहुत ज्यादा अगर एल्गी फैल जाएंगे, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी देखा होगा आपने ना, तो उसमें पॉल्यूशन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और पॉल्यूशन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाने से पूरी नदी ही हरी हरी दिखने लगती है। तो ग्रीन सूप के नाम से इसको जानते हैं। तो ये आप जानते हैं, ग्रीन सूप के नाम से भी इसको हम जानते हैं। इसके बाद आप जानते हैं कि जो यमुना नदी है ये लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है। लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी का मतलब क्या होता है? सहायक नदियों में सबसे लंबी सहायक नदी कौन है? तो यमुना नदी है। सबसे लंबी सहायक अगर आप कहेंगे तो यमुना नदी है। इसमें जरा देखिए, अगर मैप देखेंगे तो ये वाला जो रीजन है, ये देखिए, ये भारत की सबसे लंबी नदी। और ये जो नदी आप देख रहे हैं ये यमुना है, जो गंगा में जाके मिल जा रही है। तो ट्रिब्यूटरी किसकी है? यमुना की। तो बंदर पूछ आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा सिस्टम फ्लोज नॉर्थवर्ड। गंगा प्रणाली में निम्नलिखित कौन सी सहायक नदी उत्तर की तरफ बहती है? ये क्वेश्चंस कई बार, इसका आंसर तो सोन नदी है। देखिए सोन नदी क्या है कि एकमात्र नदी है जो दक्षिण भारत से उत्तर भारत को जाती है। याद रखिएगा, एकमात्र नदी जो दक्षिण भारत से उत्तर भारत को जाती है। तो इसको आपको याद करके रखना पड़ेगा। दूसरा, एक और चीज पूछा जाता है जैसे सोन नदी के बारे में, कौन सी नदी है जो सुपर इम्पोज्ड रिवर है? सुपर इम्पोज्ड, याद रखिएगा। इसको हम अध्यारोपित नदी भी कहते हैं। याद रखिएगा, क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड सुपर इम्पोज्ड, अध्यारोपित नदी। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ रिवर जब भी ड्रेनेज सिस्टम का क्वेश्चन आता है तो उसमें ये कहा जाता है। तो इसको हम अध्यारोपित नदी के नाम से भी जानते हैं।
दूसरा है जो सोर्स है इसका, सोर्स का मतलब होता है उद्गम स्थान, अमरकंटक। अमरकंटक से निकलती है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए, ये जो नदी आप देख रहे हैं, ये देख रहे हैं ना, सोन नदी, ये दक्षिण से उत्तर को जाती है। और दक्षिण किसको मानते हैं? तो याद रखिएगा, इसका जो सोर्स है ये अमरकंटक है, और अमरकंटक सतपुड़ा रेंज में है। इसका मतलब विंध्याचल उत्तर भारत और दक्षिण भारत को अलग करता है। विंध्याचल क्या है? उत्तर भारत और दक्षिण भारत को अलग करता है। तो विंध्याचल से नीचे सतपुड़ा, सतपुड़ा से निकलकर अगर उत्तर में गंगा से मिलती है, इसका मतलब है दक्षिण से उत्तर को जा रही है, दक्षिण भारत से उत्तर भारत को जाती है। दूसरा एक क्वेश्चन है, कहाँ कहाँ से गुजरती है? तो याद रखिएगा, ये छत्तीसगढ़ से, मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से और बिहार से गुजरती है। 4 राज्य हैं जहां से गुजरती है। सहायक नदी, अगर आपसे पूछा जाए कौन कौन सी है जो सोन की सहायक नदी है, तो याद रखिएगा, घग्घर एक नदी है, जोहिला एक नदी है, छोटी महानदी, बनास, गोपद, रिहंद और कन्हार। उत्तरी कोयल, याद रखिएगा, उत्तरी कोयल भी जो झारखंड में जाती है, ये भी एक नदी है। तो ये सारी ट्रिब्यूटरीज हैं। डैम देख लीजिएगा, बाणसागर डैम मध्य प्रदेश में है, रिहंद डैम इसके ऊपर है, रिहंद नदी पे। उसके अलावा इंद्रापुरी बैरेज बिहार में। इसके बाद आप देखिएगा, आरा और पटना को जोड़ते हुए एक पुल है, कोइलवर ब्रिज, वहां पे आप देखिएगा बिहार में है, कोइलवर ब्रिज। तो ये वहां पे अवस्थित है, याद रखिएगा। तो ये कोइलवर ब्रिज। तो सोन नदी से कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आपसे पूछे जाते हैं। उसके बाद देखिए, विच रेंज एक्ट्स एज ए वाटर डिवाइड बिटवीन यमुना एंड सोन। यमुना और सोन, यमुना नदी के बारे में तो आप थोड़ा बहुत जानते हैं, सोन नदी। अब इन दोनों को अलग कौन करता है? वाटर डिवाइड का मतलब पहले क्या होता है इसको समझिए। जैसे मान लीजिए कि कोई नदी ऐसे बह रही है, इसके बहने की दिशा है, और यहाँ पे कोई पर्वत अगर ऊपर आ जाए, मान लीजिए यहाँ पे जमीन है, उठा दिया जमीन, समझे ना, इसको उठा दिया, तो ढाल बन गया इधर, एक ढाल बन गया इधर, तो ये बन गई क्या? वाटर डिवाइड, या वाटर डिवाइडर के नाम से इसको जाना जाएगा। समझ गए? किसके नाम से जाना जाएगा? वाटर डिवाइडर के नाम से जाना जाएगा। समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं? तो इसका वाटर डिवाइडर कौन है? तो कैमूर एक वाटर डिवाइडर के रूप में काम करता है, याद रखिएगा। कैमूर रेंज जो बिहार में है, आप देखिएगा रोहतास में और कैमूर में फैला हुआ है, और विंध्याचल का रेंज है वो है यहाँ पे। आप मैप में भी इसको देख सकते हैं, इधर यमुना नदी, और ये वाला जो रीजन है, यहाँ से अमरकंटक से ये सोन, और इधर ये यमुना, बीच में ये कैमूर रेंज है। तो ये वाटर को डिवाइड कर देता है इन दोनों के बीच में। याद रखिएगा, कैमूर जो सोन और यमुना को अलग कर देता है, याद रखिए। इसके बाद हम आते हैं कौन सा, देखिए, द ब्रह्मपुत्र, इरावदी एंड मिकोंग रिवर originate in the Tibet, narrow and flow in parallel mountain range in their upper reaches of this river. Brahmaputra makes a U-turn in this its course to flow into India. This U-turn is due to, देखिए सबसे पहले तो आपको जानना पड़ेगा कि ये U-turn क्या है। आप कहेंगे ना सर ये U-turn क्या है, सिंटैक्सियल फोल्ड क्या है? तो सबसे पहले सिंटैक्सियल फोल्ड को हम समझते हैं, क्या होता है ये सिंटैक्सियल फोल्ड। देखिए यहां जो है, यहां पे आप देखेंगे हिमालय दो प्लेटों के टकराने से बना। यहां इंडियन प्लेट्स या इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स आप इसको कह सकते हैं। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स नॉर्थ ईस्ट की तरफ मूव कर रहा था, और यूरोपियन प्लेट्स, जिसके कारण आप देखिएगा जो दबाव ईस्ट में बहुत ज्यादा पड़ रहा था, जिसके कारण ये वाला जो पार्ट्स है ना, ये ऐसे बेंड हो गया।
और ईस्ट में बहुत ज्यादा पड़ने के कारण यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे एक यू टर्न यहाँ बन गया और एक स्लाइटली यू टर्न यहाँ बन गया, स्लाइटली। तो जो यू टर्न यहाँ बना है या वहां जम्मू कश्मीर में बना है, इसको हम सिंटैक्सियल बेंड कहते हैं। ये फोल्डेड माउंटेन में ऐसे बेंड बनते हैं, हिमालय में कुछ अस्पष्ट बने हैं। तो एक तो अरुणाचल प्रदेश में बने हैं और एक जम्मू एंड कश्मीर का जो ये वाला वाला पार्ट्स है, पीओके वाला रीजन, यहाँ पे आप देखेंगे बने हैं। तो इसका मतलब कि हिमालय में अत्यधिक तनाव वलन के कारण ऐसा स्थिति उत्पन्न हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है, ये क्यों ऐसा हुआ है? ब्रह्मपुत्र, इरावदी और मेकोंग नदी तिब्बत में संकीर्ण रूप से निकलती है और अपने ऊपरी भाग में समानांतर पर्वत श्रृंखला में बहती है। इन नदियों में से ब्रह्मपुत्र भारत में प्रवाहित होने के लिए अपने पानी यू मोड़ लेती है। तो इसका मतलब यू मोड़ किसके कारण ले रही है? तो सिंटैक्सियल बेंडिंग ऑफ जियोलॉजिकल यंग हिमालयस के कारण ले रही है। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। यहां देखिए, भूगर्भीय रूप से युवा हिमालय का सिंटैक्सियल मोड़ है, ये सिंटैक्सियल मोड़, समझ रहे हैं? ठीक है, सिंटैक्सियल मोड़। चलिए आगे। इन इंडिया यारलुंग जांगबो रिवर इज नोन एज, यारलुंग जांगबो किसको कहते हैं? कोई ऐसी नदी है जिसको हम कई नामों से जानते हैं, जैसे दिहांग, दिवांग, इसको केमांग, इसको हम मेघना, पद्मा, जमुना, बहुत सारे नामों से जानते हैं। तिब्बत में यारलुंग जांगबो, तिब्बत में सांगपो, ये सब नदी के रूप में ब्रह्मपुत्र जानी जाती है, याद रखिएगा। तो ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में कई सारे इंफॉर्मेशंस तो आप जानते ही हैं। अगर ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में इंफॉर्मेशन आप लेंगे तो सबसे पहले तो आप देखिए, निकलती है मानसरोवर लेक, मानसरोवर लेक से ये निकलती है। तो इसका उद्गम क्या हुआ? मानसरोवर लेक। उसके बाद तिब्बत में यारलुंग जांगबो भी कहलाती है। और दूसरा इसका नाम एक और है, सांगपो के नाम से भी जानी जाती है। इसको हम सांगपो के नाम से भी जानते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में यारलुंग जांगबो के नाम से जानी जाती है। अब इसके बारे में यहाँ देखिए, अगर इस मैप को ठीक से आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, यारलुंग जांगबो ये तिब्बत में बह रही है। दिबांग, लोहित, सुबनश्री, धनश्री, कपिली, मेघना, ब्रह्मा, मानस, तिस्ता, पद्मा भी कहते हैं जब ये कंबाइंड हो जाती है, गंगा से मिलती है। इसके अलावा आप देखेंगे इसका जो लेंथ है कितना है, 2900 किलोमीटर। और यारलुंग साम, दिहांग ब्रह्मपुत्र आसाम में, जमुना बांग्लादेश में कहते हैं। तो इसके कई सारे नेम हैं, जैसे तिब्बत में यारलुंग जांगबो, अरुणाचल में दिहांग, आसाम में ब्रह्मपुत्रा और बांग्लादेश में जमुना के नाम से भी जानी जाती है। समझ रहे हैं? जमुना के नाम से जानी जाती है। ठीक है, ट्रिब्यूटरी अगर देखेंगे तो कई सारे हैं ट्रिब्यूटरी, दिहांग, लोहित, धनश्री, केमांग, कपिली, दीकू, इसके अलावा मानस है, रैदाक है, सुबनश्री है और तिस्ता है। ब्रह्मपुत्र जब भी क्वेश्चंस आता है ना, तो आप ध्यान में रखिएगा, ब्रह्मपुत्र के जो क्वेश्चन है उसके ट्रिब्यूटरी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार आपसे क्वेश्चंस ये पूछा जाता है, ट्रिब्यूटरी उसका बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है। तो हमेशा याद रखिएगा इस ट्रिब्यूटरी को। अब आइए, नियर मानसरोवर लेक इन तिब्बत देयर इज ए सोर्स ऑफ द रिवर। देखिए यहाँ पे मैंने वो सारे क्वेश्चंस पुट करने की कोशिश की है जो आए दिन ब्रह्मपुत्र से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। याद रखिएगा, आपको कोई भी चीज भूलने की जरूरत नहीं है। जो ब्रह्मपुत्र से मैक्सिमम क्वेश्चंस जहां से पूछा जा सकता है वो हमने यहाँ PYQ के रूप में आपको दे दिया है। तो यूजीसी की तैयारी या नेट की तैयारी आप कर रहे हैं, या फिर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सीरीज जो है ना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप जानते हैं कौन निकलता है नियर मानसरोवर लेक इन
तो आप किस में जाएंगे? ऑल द अबव में जाएंगे। ब्रह्मपुत्र आप जानते हैं मानसरोवर लेक से निकलता है, सतलज भी, इंडस भी, ये सारे निकल रहे हैं। और अगर मैं आपसे ये भी कहूं कि ब्रह्मपुत्र, सतलज और इंदस ये किस तरह की रिवर है? पूर्ववर्ती नदी या एंटीसीडेंट कहते हैं। जो नदी हिमालय को पार करके आ जाती है हमारे इंडिया में, या फिर जो बनने के या स्ट्रक्चर के बनने के पहले से बह रही हो, उसको हम क्या कहेंगे? एंटीसीडेंट रिवर के नाम से उसको जानते हैं, या पूर्ववर्ती नदी के नाम से इसको जानते हैं। याद रखिएगा। तो इनमें से सभी है जो मानसरोवर लेक से निकल रही है। समझे? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस में देखिए। मानस इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर। मानस, आप जानते हैं ये मानस कहाँ की नदी है? तो मानस आप जानते हैं, ये तो आप जानते हैं ब्रह्मपुत्र, इसको छोटा सा क्वेश्चन है। लेकिन मानस का आप देखेंगे, जैसे मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, आपसे पूछा जाता है कहाँ है ये? आसाम में। कौन से एनिमल के लिए फेमस है? एलिफेंट के लिए फेमस है। समझ गए? मानस एलिफेंट के लिए। वैसे टाइगर रिजर्व भी बनाया गया है इसको। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, आसाम में है ये। तो देखिएगा, ये जितनी भी सारी ट्रिब्यूटरी नदी है इसको आप याद रखिएगा। ट्रिब्यूटरी का मतलब है लोहित, दिहांग, सुबनश्री, मानस, ये देख रहे हैं, धनश्री, कपिली, मेघना, ये सब जितनी भी है सब उसकी सहायक नदी है। क्वेश्चंस पूछा जा सकता है आपसे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस जरा देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन तिब्बत ब्रह्मपुत्र रिवर इज नोन एज, ब्रह्मपुत्र रिवर इज नोन एज, क्या कहते हैं तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी? तो अभी हमने आपको बताया कौन, सांगपो के नाम से इसको जाना जाता है। दूसरा एक और नाम हमने आपको बताया, यारलुंग जांगबो। देखिए लगातार क्वेश्चंस करते करते ना बोर होते चले जाते हैं, तो एक बहुत अच्छा सिस्टम मैं आप लोगों को अभी तुरंत देने वाला हूं। उसमें आप लोग बहुत बोर होंगे नहीं, और लगातार आप हमारे क्वेश्चंस पे कंसंट्रेट हो जाएंगे। क्योंकि किसी भी व्यक्ति का 5 मिनट से ज्यादा कंसंट्रेशन नहीं होता है एक ही जगह पे। अगर इससे ज्यादा अगर कंसंट्रेट कर दिया अपने आप को, तो या तो सर दर्द हो जाता है। इसलिए आप 5-5 मिनट पे किताबों से नजर हटा लीजिए, किसी और चीज को देखने लगिए। 5 मिनट देखिए, फिर दूसरे चीजों पे। तो याद रखिएगा, सांगपो है, सांगपो, सांगपो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द कैचमेंट एरिया ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्र इज। कैचमेंट एरिया का क्या मतलब होता है? कैचमेंट एरिया का मतलब है कि पूरा परिवार, किसी नदी का पूरा परिवार क्या होता है? उसकी सहायक नदियों का जंजाल होता है पूरा, जहां तक फैली हुई होती है वो। समझे ना? तो ये जितना दूर तक इसका परिवार फैला हुआ है, जहां तक ये नदी पानी लेके आ रही है, तो उसका वो कैचमेंट एरिया हो जाता है। ठीक है। अब इस कैचमेंट एरिया में आपको ब्रह्मपुत्र के बारे में पूछा जा रहा है कि कहां कहां तक फैली हुई है। तो देखिए, इंडिया, चाइना, बांग्लादेश, तिब्बत। देख रहे हैं ना? इंडिया, चाइना, बांग्लादेश, तिब्बत। ये बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। इंडिया में है, चाइना में है, जैसे तिब्बत का पार्ट है, बांग्लादेश में भी जाती है और तिब्बत में भी जाती है। निकलती कहाँ से है? मानसरोवर से है, ये तो आप जानते हैं। ये देखिए, ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये पूरा पार्ट किसका है? तिब्बत का है। और तिब्बत का पार्ट है, यानी ये पार्ट किसका है? चाइना वाला पार्ट है। यहाँ आप देखेंगे इंडिया में आ गई, और फिर यहाँ बांग्लादेश में। तो तिब्बत में भी है, चाइना में भी है, इंडिया में भी है और बांग्लादेश में भी है। जहां जहां इसका ड्रेनेज एरिया है, अपवाह क्षेत्र है, वहां वहां ये जाती है बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश में भी अवस्थित है। इसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखिए। ये क्वेश्चंस क्या पूछा गया है? ठीक है, ठीक है। तो क्वेश्चंस जितने भी अब इस 5000 वाले सीरीज में आएंगे, उन सबको आपको देखना बहुत जरूरी है।
सबको करते रहिए। अगर इन सारे क्वेश्चंस को आप जान रहे हैं, इसका मतलब आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, आप आगे बढ़ते रहिए। क्वेश्चन केवल मिस नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा, क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्रा? कौन है भाई, इसमें कौन है, बताइए। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी इसमें से दिबांग, दिबांग के अलावा दिहांग भी है, ये तो आप जानते हैं। केमांग तो है ही, लोहित तो है ही, तो तीनों है। आप देख रहे हैं ना, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, डी। डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अभी हमने आपको दिखाया था इसको, तो आप देखिए यहाँ पे आपने देखा था, लोहित तो है ही है, दिबांग भी है, और मानस तो है ही है। तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन लोहित, केमांग और दिबांग, तो केमांग भी है और दिबांग भी है, तो याद रखिएगा केमांग और दिहांग दोनों है। उसके बाद ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन देखिए कौन सा क्वेश्चन है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर हैव ऑलमोस्ट द सेम पॉइंट ऑफ बिगनिंग्स? ऑलमोस्ट द सेम पॉइंट ऑफ बिगनिंग्स। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स हैव ऑलमोस्ट द सेम पॉइंट ऑफ बिगनिंग्स? निम्नलिखित में से किस नदी का आरंभ बिंदु लगभग स्थान एक है? कौन सी नदी है जो एक ही जगह से निकल रही है, ये आपको बताना है। कौन सी नदी होगी, बताइए मुझे। ब्रह्मपुत्र कहां से निकल रही है? ब्रह्मपुत्र, तो ये मानसरोवर से निकलती है। गंगा कहां से? तो गंगोत्री से, नहीं होगा ये। ताप्ती नदी मुलतई निकलती है एमपी, और ब्यास ये निकलती है रोहतांग दर्रा, तो ये भी नहीं होगा। ब्रह्मपुत्र मानसरोवर लेक से और सिंधु मानसरोवर लेक से, तो ये सही हो जाएगा, समझे। सिंधु और गंगा हो नहीं सकता, एक निकलती है सिंधु मानसरोवर से, गंगा यमुना गंगोत्री से यानी उत्तराखंड से निकलती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, अब इसमें सारे आप देखिए, यहां देखिए, यहां ये जो एरिया है ना, ये तिब्बत वाला एरिया, और यहीं पे है कैलाश मानसरोवर, ये वाला एरिया है कैलाश मानसरोवर का एरिया, और यहीं से निकलती है। तो यहीं से निकलने का मतलब क्या हुआ कि ये इधर पाकिस्तान को चली जाइए, जम्मू कश्मीर होते हुए, और इधर आप देखेंगे तो ये सबसे पहले इंटर इसका करती है अरुणाचल प्रदेश में, और इसके बाद ये यहाँ चली जाती है। तो मानसरोवर लेक से ये निकलती है, समझे। दोनों ही मानसरोवर लेक से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चंस में देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन एजर्सन रीजन का क्वेश्चन है, कभी कभी पूछा दिया जाता है आपसे यूजीसी में भी। द रिवर ऑफ वेस्टर्न घाट डू नॉट फॉर्म द डेल्टा, बहुत इजी क्वेश्चन सब हमने आपसे रखा हुआ है। द रिवर्स ऑफ वेस्टर्न घाट डू नॉट फॉर्म द डेल्टा, द रिवर ऑफ वेस्टर्न घाट, तो डेल्टा तो आप जानते हैं, डेल्टा लगभग वो नदियां बनाती हैं जो काफी दूर से आ रही हैं, बहुत ऊंचाई से आ रही हैं, ग्लेशियर से निकल रही हैं, रास्ते में बहुत सारे असंगठित जो पदार्थ हैं उसको ला रही है और समुद्र के किनारे जमा कर ले जा रही है। इसका एक डिफिनीशन है कि अगर नदी द्वारा मलबा गिराने की जो क्षमता है वो समुद्री लहरों द्वारा मलबा को हटाने से अगर ज्यादा होगा तो डेल्टा बन जाएगा। लेकिन अगर समुद्री लहरों द्वारा नदी द्वारा गिराए गए मलबा को हटाने की क्षमता ज्यादा हो जाए तो एस्चुरी बन जाएगा। ये एक परफेक्ट डिफिनीशन है, ये याद रखिएगा, परफेक्ट डिफिनीशन इसी को कहते हैं। अब डेल्टा कौन सी नदी बनाएगी? तो वेस्टर्न घाट की नदियां तो काफी छोटी हैं, तो ये बनाती नहीं है। वेस्टर्न घाट की जो नदी है या पश्चिमी घाट की नदी है, डेल्टा नहीं बनाती है, नहीं बनाती है डेल्टा। पश्चिमी घाट की नदियां डेल्टा नहीं बनाती हैं, तो ये स्टेटमेंट ही गलत हो गया। वे कठोर चट्टानों पर उच्च गति के साथ छोटे मार्ग से प्रवाहित होती है, बहुत सही बता रहा है ये, क्योंकि वो नदी जो बहुत छोटे छोटे मार्गों से बह रही है, कठोर चट्टानों से बह रही है, तो उसको मलबा क्या मिलेगा? कठोर चट्टान में तो सेडिमेंट बहुत ज्यादा बनेगा नहीं, बहुत तीव्र गति से बह रही है, छोटे मार्ग का इस्तेमाल कर रही है, छोटी छोटी नदियां हैं, तो डेल्टा बनेगा नहीं।
ये मैक्सिमम जो नदियां होती हैं एस्चुरी बनाती हैं, तो ये रीजन सही है। इसका मतलब है एक गलत है और आर सही है, तो डी ऑप्शन इसका बनता है। डी ऑप्शन, डी ऑप्शन इसका सबसे सही जवाब हुआ। उसके बाद देखिए एक और क्वेश्चंस, फिर उसी तरह का क्वेश्चंस आपसे पूछा जा रहा है। अब ये क्वेश्चंस कौन सा है इसको जरा देखिए, कौन सा क्वेश्चन है इसको जरा देखिए। एजर्सन क्वेश्चंस में, एजर्सन जो क्वेश्चन है ये है एजर्सन। While all major river of peninsular India flow into the Bay of Bengal, जबकि प्रायद्वीपीय भारत की सभी प्रमुख नदियां बंगाल की खाड़ी में बहती है, नर्मदा और तापी अरब सागर में बहती है। ठीक है, जबकि प्रायद्वीपीय भारत की सभी नदियां बंगाल की खाड़ी में बहती है, नर्मदा और तापी अरब सागर में गिरती है। तो ये आप जानते हैं, भारत में जब जितनी भी सारी नदियां हैं, मैक्सिमम नदी को आप देखेंगे तो कहाँ, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और इसका मुख्य कारण क्या है कि भारत का जो ढाल है वो पश्चिम से पूरब की तरफ है। और इसके लिए, इसमें भी मैं आपको बता दूं, गुजरात में अगर आप चले जाएंगे गुजरात में, तो गुजरात का जो पार्ट है ये धीरे धीरे ऊपर हो रहा है, इसलिए गुजरात के पार्ट को हम उन्मज्जित तट कहते हैं, याद रखिएगा। यानी इमर्जिंग कोस्ट ऑफ इंडिया कहते हैं। अपलिफ्टमेंट हो रहा है धीरे धीरे, ये इंडोजेनेटिक मूवमेंट्स के कारण ये नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है, समझे ना। तो भारत की सभी नदियां, लेकिन इसका रीजन दे रहा है कि नर्मदा और तापी नदियां भ्रंश घाटी में बहती हैं। ठीक है, नर्मदा और तापी अरब सागर में बहती हैं। तो अगर मैं कहूं कि ये तो आप जानते हैं, नर्मदा और तापी नदियां डेल्टा नहीं बनाती हैं, एस्चुरी बनाती हैं। ये इसलिए बनाती हैं कि ये रिफ्ट घाटी से होकर गुजरती है, दरार घाटी से होकर गुजरती है। अब दरार में बह रही है तो उसका स्लोप क्या होगा, बहुत मंद होगा। कटाव करने की क्षमता क्या होगी, कम होगी। फ्लो उसका क्या होगा, बहुत कम होगा। हिमालय से कोई नदी अगर निकलती है तो बहुत तेज गति से आएगी, फोर्स बहुत ज्यादा होगा, सेडिमेंटेशन ज्यादा करती है। तो आप देखेंगे पश्चिमी घाट से निकलकर प्रायद्वीपीय नदियां बंगाल की खाड़ी में बड़ी लंबी रास्ते को तय करते हुए जाती है, तो रास्ते में उसे बहुत सारे मलबा मिल जाता है, लंबी नदी है। लेकिन नर्मदा और तापी काफी कठोर चट्टानों से, वो भी रिफ्ट घाटी से होकर गुजरती है, तो वो एस्चुरी बनाती है। इसका मतलब है कि अरब सागर में बहने का कारण इसलिए है क्योंकि ये भ्रंश घाटी में बह रही है। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स सही है और ए इसका फुलफिल कर रहा है, याद रखिएगा, इसको फुलफिल कर रहा है। देखिए ये जो है नर्मदा है, इसको आप देखेंगे तो ये क्या है, दिस इज द नर्मदा रिवर, समझे। और ये जो है ये ताप्ती नदी है, ये ताप्ती नदी है, ये नर्मदा नदी है। तो ये यहाँ अरब सागर में, यहाँ गल्फ खंबात की खाड़ी के पास गिर रही है, समझ रहे हैं ना। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है जबकि अधिकांश अन्य बड़ी प्रायद्वीपीय नदियां पूर्व की तरफ बहती है। तो वही क्वेश्चंस को फिर से दूसरे रूप में आपके पास रखा गया है। जैसे प्रायद्वीपीय भारत की नदी को आप देखेंगे तो लगभग जितनी भी नदियां हैं आप देखेंगे वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, गिरती है ना। अब कुछ नदियां हैं जो आप देखेंगे कि पश्चिम में गिरती है, जैसे नर्मदा और ताप्ती। अब उसका कारण अगर पूछ रहा है कि पूरब में बहती है और नर्मदा पश्चिम में, तो सबसे पहला तो आप जानते हैं यह एक रिफ्ट घाटी से गुजरती है, इसलिए। अब इसका कारण ये नहीं हो सकता कि प्रायद्वीपीय नदियां पूर्व की तरफ अगर बह रही है और नर्मदा नदी पश्चिम की तरफ बह रही है, तो इसका कारण ये नहीं हो सकता क्योंकि ये विंध्य और सतपुड़ा के बीच बहती है। वास्तव में ये विंध्य और सतपुड़ा के बीच बह रही है, जरूर बह रही है, लेकिन इसका कारण तो नहीं हो सकते। अब कोई नदी अगर दो पर्वतों के बीच से गुजर रही है तो वो उसका कारण थोड़ी हो सकता है, समझ रहे हैं कि नहीं बात को। वो उसका कारण तो हो नहीं सकता। हाँ, रिफ्ट घाटी अगर होता तो उसका कारण जरूर हो सकता, तो ये नहीं है। दूसरा कह रहा है कि भूमि का ढाल मध्य भारत से पश्चिम की ओर है, ये भी नहीं है, क्योंकि भूमि का जो ढाल है याद रखिएगा वो पश्चिम से पूरब की तरफ है, मध्य भारत से पश्चिम की तरफ है ही नहीं, याद रखिएगा। तो ये भी गलत हो गया। इसका मतलब है कि ए केवल एक इसका जवाब सही होगा, समझ गया ना। इसका केवल ये जवाब आपका बिल्कुल सही होगा।
अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नर्मदा वैली लाइज बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज, यही पूछ रहा है कि नर्मदा घाटी निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला के बीच स्थित है। याद रखिए, नर्मदा घाटी निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला के बीच स्थित है? नर्मदा घाटी, तो नर्मदा नदी किन दो पर्वतों के बीच से बहती है? ये भी नहीं है, भंडार और मैकाल तो है नहीं, सतपुड़ा और अरावली तो है नहीं, और विंध्याचल सतपुड़ा आप जानते हैं कि ये इसका सही जवाब है। तो इसको याद कर लीजिए। फिगर अगर आप देखेंगे तो इस फिगर को देख लीजिए, विंध्याचल ये है, सतपुड़ा ये है, और बीच से ये नदी गुजरती है, तो ये है नर्मदा। याद रखिएगा। दूसरा एक और क्वेश्चन, जैसे सतपुड़ा के नीचे अगर पूछा जाए कौन सी नदी बहती है, तो सतपुड़ा के नीचे ये ताप्ती नदी बहती है। याद रखिएगा, कौन सा? ताप्ती रिवर। ताप्ती रिवर बहती है, ये ताप्ती रिवर बहती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द नर्मदा फॉर्म ए डेल्टा एट इट्स माउथ, इट फ्लोज थ्रू ए रिफ्ट वैली। वही क्वेश्चंस कई रूपों में आया है आपके एग्जाम में, कई सारे रूप होते हैं क्वेश्चंस पूछने के, याद रखिएगा। और इसी रूप में क्वेश्चंस आपसे पूछा जाता है, तो पैटर्न आप समझिए और याद रखिएगा, ये सारे क्वेश्चंस होते हैं। द नर्मदा फॉर्म ए डेल्टा एट इट्स माउथ, इट फ्लोज थ्रू ए रिफ्ट वैली। नर्मदा अपने मुहाने पे एक डेल्टा बनाती है, तो गलत है। आप जानते हैं कि डेल्टा के जगह पे अगर ये स्टेटमेंट में एस्चुरी होता, एस्चुरी होता, याद रखिएगा, एस्चुरी, तो सही हो जाता। समझ गया ना? एस्चुरी अगर होता तो ये बिल्कुल सही होता। तो नर्मदा फॉर्म ए डेल्टा एट इट्स माउथ, ये सही नहीं है, गलत है, क्योंकि ये एस्चुरी बनाती है। दूसरा ये सही है, क्योंकि ये रिफ्ट घाटी से गुजरती है। तो क्या होगा? ए फॉल्स हो गया और आर सही हो गया। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। असत्य है लेकिन आर सत्य है। ठीक है, समझ रहे हैं? ठीक है। एक क्वेश्चन का जवाब और आपको देना है। एक क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन है? जैसे नर्मदा, अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि नर्मदा के ऊपर एक वाटरफॉल है, बताइए मुझे वो कौन सा वाटरफॉल है जो जबलपुर में भेड़ा घाट के पास है। ये टेस्ट मैसेज करके आप बता सकते हैं हमें। तो टेस्ट मैसेज कैसे? तो कमेंट सेक्शंस में चले जाइए और वहां आप मुझे बता सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर इज एप्रोप्रिएट फॉर नर्मदा रिवर। नर्मदा नदी के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन सी विशेषता नर्मदा घाटी के लिए उपयुक्त है। ठीक है, क्या ये नर्मदा घाटी में ज्वालामुखीय मूल है, वॉल्केनिक ओरिजिन है, क्या ज्वालामुखी का क्षेत्र है ये? तो नहीं, बिल्कुल नहीं है। विंड ओरिजिन है, क्या हवा के द्वारा लाई गई धूल मिट्टियों से बना है वो संरचना? तो नहीं है। तो इसका मतलब स्ट्रक्चरल ओरिजिन है। क्या है स्ट्रक्चरल ओरिजिन? तो नर्मदा घाटी में मैंने आपको कहा कि क्या है, रिफ्ट घाटी है। और रिफ्ट का निर्माण कैसे होता है? तो रिफ्ट का निर्माण होता है जब किसी भी जगह पे अगर कोई दरार बन जाए, मान लीजिए यहाँ पे दरार बन गया और यहाँ पे दरार बन गया, और ये जो ब्लॉक है ये नीचे से ऊपर की तरफ उठा दिया जाए, ये ब्लॉक अगर नीचे से ऊपर की तरफ उठा दिया जाए, तो ये क्या होता है? ये ऊपर की तरफ चला गया और ये एक पर्वत के रूप में डेवलप्ड हो गया, जिसको हम क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड ब्लॉक माउंटेन। याद रखिएगा, इसको हम क्या कहते हैं? ब्लॉक माउंटेन के नाम से इसको जानते हैं। तो इसका संरचना है इस प्रकार का, जिसमें दो ब्लॉक माउंटेन के बीच का ये जो क्षेत्र है इसको दरार घाटी के नाम से हम जानते हैं। समझ गए? ये क्या कहलाता है? दरार घाटी। दरार घाटी, समझे? अरे समझे कि नहीं समझे? इसको दरार घाटी के नाम से हम जानते हैं। यहाँ तक ठीक है? अब आगे आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट फॉर्म ए डेल्टा। मुझे बताइए कौन सी नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती है? तो ये सब तो आप जानते हैं, गोदावरी है, कावेरी है, महानदी है, ये सब क्या बना रही है? डेल्टा। लेकिन नर्मदा और
ताप्ती। और भी बहुत सारी नदी है जो क्या बनाती है, एस्चुरी बनाती है, एस्चुरी। ठीक है, हमने एस्चुरी बनाने वाली नदियों में ताप्ती नदी भी है, माही नदी भी है, साबरमती नदी भी है, हुगली नदी भी है, मांडवी नदी भी है, जुआड़ी नदी भी है। ये सारे क्या बना रही हैं, ये सारे एस्चुरी का निर्माण करती हैं। तो आप जानते ही ये सारे नदी को के बारे में, तो आप जानते ही होंगे। तो इसका आंसर क्या हो गया, नर्मदा। नर्मदा हो गया इसका आंसर, समझ गए, नर्मदा हो गया इसका आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। मोस्ट ऑफ द टोपोग्राफी ऑफ मणिपुर, पूछ रहा है कि मणिपुर जो है, मणिपुर आप जानते हैं ना कहाँ पे है, सेवन सिस्टर्स में। और सेवन सिस्टर किसको कहते हैं, तो सात बहन। जो उत्तर पूर्वी राज्य में जितने भी सारे राज्य हैं उसको हम क्या कहते हैं, सात बहन के नाम से जानते हैं। सात बहन में वेस्ट बंगाल और सिक्किम शामिल नहीं है, और बाकी जो सात राज्य हैं उसी को हम कहते हैं। तो उधर आप देखेंगे तो मैक्सिमम जो एरिया है वो माउंटेनस प्रकार का है, याद रखिएगा, माउंटेनस प्रकार। जैसे नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे हिल्स आप देखेंगे, जैसे देखिए ये वाला जो क्षेत्र आप देख रहे हैं मिजोरम के ऊपर, ये वाला जो क्षेत्र है ये मणिपुर का क्षेत्र है। और ये ब्राउन कलर इंडिकेट कर रहा है किस चीज को, दैट इज द माउंटेन। इसका मतलब है कि इसका जो टोपोग्राफी है, स्थलाकृति है, वो बहुत ऊंचाई पे है। तो मैंने आपको कहा था कि हिमालय इस तरह से मुड़ गया हुआ है उत्तर पूर्वी राज्यों में, और यहाँ पे सिंटैक्सियल फोल्ड बना है, नत अक्षीय मोड़, अत्यधिक दबाव के कारण ये बन जाता है। तो याद रखिएगा इस चीजों को। हाँ यहाँ पे, तो यहीं पे आप देखिएगा क्या बना है, सिंटैक्सियल फोल्ड के नाम से इसको जानते हैं, सिंटैक्सियल फोल्ड कहते हैं इसको, सिंटैक्सियल फोल्ड, याद रखिएगा इसको, सिंटैक्सियल फोल्ड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। हम्म नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन है, इसको जरा देखते हैं। देखिए इसको, हम्म ठीक से देखिए, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है। हम्म ठीक है, ये कौन सा क्वेश्चन है, मणिपुर में कुछ लोग खरपतवारों और औषधि वनस्पतियों से निर्मित तैरते द्वीपों पर बने घरों में निवास करते हैं। ऐसे में निम्नलिखित में से इन द्वीपों को क्या कहा जाता है। देखिए एक नाम सुना होगा आप लोगों ने, देखिए ये एक झील है मणिपुर में, और इस झील का नाम है लोकटक लेक। इसको तैरता हुआ झील कहते हैं, फ्लोटिंग लेक कहते हैं इसको, फ्लोटिंग लेक। कहाँ का, मणिपुर का। अब देखिए ये जो देख रहे हैं ना वनस्पति, ये सब इसी झील के बीच में पाए जाते हैं, और तैरते हुए लोग बहुत सारे उस पर घर भी बना देते हैं, और ये टूरिज्म के अट्रैक्शन का भी एक क्षेत्र डेवलप्ड हो जाता है, जिसको हम फुमदी के नाम से भी जानते हैं। तो अगर सैटेलाइट इमेज लेंगे तो इस लोकटक लेक में ये जो देख रहे हैं ना छोटे छोटे द्वीप की तरह ये फुमदी दिखते हैं, और कई सारे लोग देखते हैं ना हट का निर्माण यहाँ कर लिए हुए हैं। ये जो हट है इस तरह का हट बना लेते हैं, देख रहे हैं ना इस तरह का हट डेवलप्ड हो गया है, देख रहे हैं, नीचे बांस का है, ऊपर टीन का इन लोगों ने बना दिया है। और ये आज यहाँ है तो हो सकता है कल होके खिसक के चला जाए, तो पूरा लेक ही घूमता हुआ नजर आएगा आपको फुमदी के कारण। तो इसको हम क्या कहेंगे, दैट इज कॉल्ड फुमदी। सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्यों की सीमाओं को छूता है। खैर इसमें तो आपको याद कर लेना चाहिए, क्या याद कर लेना चाहिए, तो इसमें आप लोगों को याद इस रूप में कि यूपी तो आप जानते हैं 8 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। कितने राज्यों के साथ, 8 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। उसके बाद अगर क्वेश्चंस पूछा जाए तो याद रखिएगा इसमें, यानी उत्तर प्रदेश तो आप जानते ही हैं, उत्तर प्रदेश कितने राज्यों के साथ लग रहा है, तो 8 राज्यों के साथ लग रहा है।
उसके बाद जो आसाम है ये 7 राज्यों के साथ लग रहा है, याद रखिएगा। और 7 राज्य के साथ एक और छत्तीसगढ़ भी 7 राज्यों के साथ लग रहा है, समझ गए ना। इसके बाद महाराष्ट्र 6 राज्यों के साथ लग रहा है। कर्नाटका ये भी 6 राज्यों के साथ लग रहा है, 6 में 2 है, याद रखिएगा। और ये छत्तीसगढ़ को मत भूलिएगा, क्योंकि आसाम और छत्तीसगढ़ कई कई बार एग्जाम में डाल दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश तो सारे लोग जानते हैं, इसलिए आपका यहाँ पे क्वेश्चंस छत्तीसगढ़ को लेकर हो सकता है कि आप कहीं गलतियां कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कौन सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में सुंदरवन मैंग्रोव स्थित है? सुंदरवन मैंग्रोव स्थित है। सुंदरवन मैंग्रोव तो जानते ही हैं, सुंदरवन क्या है? एक खास प्रकार की वनस्पति होती है। अब ये वनस्पति भी आप देख लीजिए कहाँ होगा ये सुंदरवन, तो पश्चिम बंगाल। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, समझ गए। इस तरह का होता है ये सुंदरवन। लेकिन आप देखेंगे इसकी खूबी क्या होती है। जैसे ये जो पीछे जो जितना भी इमेज आप देख रहे हैं, सबसे पहले तो इसको हम गरान वनस्पति के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा। इसको हम क्या कहते हैं? गरान वनस्पति। मैंग्रोव, मैंग्रोव के नाम से भी जानते हैं इसको। और इसको ज्वारीय वन भी कहते हैं, याद रखिएगा। क्या कहते हैं? ज्वारीय वन। खूबी क्या है इसके? कोस्ट पे ये लगाए जाते हैं जब, तो ये मिट्टी को जकड़ लेते हैं, जिससे मृदा अपरदन नहीं होता है। जैसे ये मान लीजिए मैंग्रोव है और इधर समुद्र है, तो समुद्र की जो लहर है ना, कटाव नहीं कर पाती है, क्योंकि जकड़ा हुआ रहता है। ठीक है। दूसरा, जब ये जड़ें नीचे जाती हैं, तो ये जो जड़ है क्ले में होती है, क्योंकि मैंग्रोव वहां पैदा होता है जहां तटीय क्षेत्र है। अब तटीय क्षेत्र में आप देखिएगा गाद बहुत ज्यादा होता है। गाद का मतलब बहुत ज्यादा, गाद की मात्रा अगर हो गई, इसका मतलब है कि उसमें छिद्र नहीं हो, 9 के बराबर हो जाते हैं। अब छिद्र का नहीं होने का मतलब है कि वनस्पति सांस कैसे लेगा, रिस्पिरेशन कैसे होगा उसका। तो रिस्पिरेशन के लिए ये एक जड़ें ऊपर निकाल देती है, जिसको हम कौन सी जड़ें कहते हैं? तो न्यूमैटोफोर। न्यूमैटोफोर्स कहते हैं, याद रखिएगा। उसको हम क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड न्यूमैटोफोर्स। और रिस्पिरेटरी रूट्स भी इसको हम कहते हैं जगह जगह। तो याद रखिएगा, मैंग्रोव क्या है ना, यहाँ बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता वगैरह बहुत ज्यादा होता है। तो याद रखिएगा, आज का जो पहला सेशन था, ये मैं छोटा सेशन रख रहा हूँ। इसलिए छोटा सेशन रख रहा हूँ कि आज हमने 5000 क्वेश्चंस की शुरुआत की है, और ये 9 बजे रात में आपको प्रतिदिन मिला करेगा, और इसको आप प्रैक्टिस में रखिए। हो सकता है अगली बार से इसको और भी ज़्यादा एलोबरेट करने की हम कोशिश करेंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, और लगातार इसी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कर दीजिए। जितने भी सारे लोगों को अगर कुछ एक्स्ट्रा इन्वायरमेंट, ज्योग्राफी और डिजास्टर मैनेजमेंट में कोई भी टॉपिक अगर पढ़ना होगा, तो आप कमेंट सेक्शंस में मुझे बता सकते हैं कि सर इस पे क्लास लीजिए, तो मैं उसको आपको सुबह वाले टाइम में लाइव आने की कोशिश करूंगा, और उसको एक सीरीज के रूप में भी शुरू करने की कोशिश करूंगा। आपको हो सकता है कि बहुत सारे टॉपिक होंगे जो कंफ्यूजिंग होंगे, ज्योग्राफी के भी हो सकते हैं, या फिर हो सकते हैं कि वो आपके इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस हो। तो ये सारे जितने भी सारी चीजें, इन सबको मैं करने की कोशिश करूंगा। तो लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।